दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। कल जो है हम लोग प्रकाश में अपवर्तन के बारे में पूरा हम लोग समझ लिए थे। आज जो है हम लोग क्रांतिक कोण के बारे में समझेंगे और जानेंगे क्या होता है क्रांतिक कोण और कैसे क्रांतिक कोण में अपवर्तनांक निकाला जाता है। इसको आज समझेंगे। चलिए चलते हैं। क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो इसमें सघन विरल के बारे में हम लोग बता चुके हैं। कभी भी क्रांतिक कोण निकालना होता है तो हमेशा हम सघन से विरल में ही चलेंगे। क्रांतिक कोण का परिभाषा चलिए। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए तो इसे क्रांतिक कोण कहेंगे। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछेगा क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए तो इसे क्रांतिक कोण कहेंगे। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए सूत्र देखेंगे। मान लीजिए ये कोई कांच का गुटका मान लेते हैं समझने के लिए, और ये है आपका अभिलंब है। इसको विरल और इसको सघन ऐसे कर देंगे। तो यहाँ से आपका जब सघन से विरल में भेजेंगे, सघन से कहाँ भेजेंगे, विरल में, तो कह रहा है कि आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तन कोण कितना हो जाए 90 अंश। तो अब जो प्रकाश की किरण जा रही है तो यही आपतित किरण है। इसी ये और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। तो अपवर्तन कोण को हमको ऐसा दिखाना है कि 90 डिग्री बने, तो हम क्या करेंगे, किरण को यहीं से ऐसे गुजार देंगे, इसी पर ऐसे तीर दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बना है, यही कोण R जो है 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तो आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तन कोण कितना अंश का हो जाए 90 अंश का। अब ये जो I है, यह I क्रांतिक कोण C के इक्वल हो जाएगी और R के जगह पर 90 रख देंगे। तो यहाँ से प्रकाश जा रहा है सघन से विरल में, इसको माध्यम 1 मानते हैं, इसको माध्यम 2 यदि मानते हैं, तो किरण कहाँ जा रहा है 2 से 1 में। जब 2 से 1 में जाते हैं लिखेंगे 2n1, यानी दूसरा के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक।
हो जाएगा आपका, सूत्र पढ़े हैं स्नेल का नियम कि साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2n1 बराबर हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर का मान कितना है 90 रख देंगे, और आई किसके बराबर है सी के, तो हो जाएगा 2n1 बराबर साइन सी बटा में साइन 90 का मान 1 होता है, इधर लिख देते हैं चूंकि साइन 90 बराबर 1। यहाँ से हो जाएगा 2n1 बराबर साइन सी। कल पढ़े थे कि जब दो माध्यम एक दूसरे के विपरीत करके मल्टीप्लाई यदि करें तो उसका मान 1 होता है। तो करेंगे ऐसे, तो 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से हम 2 यहाँ से ऐसे 1n2 करेंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 2n1। तो यहाँ से 1n2 बराबर 1 बटा में 2n1 का मान कितना आया है साइन सी। ये बताएगा पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। यही होता है क्रांतिक कोण के लिए सूत्र 1n2 बराबर 1 बटा में साइन सी। एक बार फिर से देख लीजिए, ये पहला माध्यम ये दूसरा माध्यम, किरण दूसरे से पहले में जा रही है तो दूसरा का सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक 2n1 बराबर स्नेल के नियम से साइन आई बटा में साइन आर हो जाएगा, और यहाँ से आई जो है सी के बराबर हो जाएगा, और आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तन कोण कितना हो जाए 90 अंश, तो आर को हम 90 कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 2n1 बराबर साइन आई बटा में आर के जगह पर 90 हो जाएगा, और 2n1 बराबर जो आई है क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो साइन सी, आई के जगह पर सी रख देंगे बटा में साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो 2n1 बराबर साइन सी हो जाएगा। कल हम पढ़े थे कि पिछले वीडियो में कि जब दो माध्यम हो और दोनों माध्यमों को एक बार सीधा और एक बार उल्टा करके यदि गुणा कर दें तो उसका मान हमेशा आता है 1। यदि 1n2 गुणे 2n1 करेंगे तो उसका मान 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1n2 बराबर 1 बटा में 2n1 हो जाएगा, और 2n1 का मान है साइन सी रख देंगे यहाँ पर। यही हो जाएगा क्रांतिक कोण के लिए सूत्र हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं साइन सी बराबर 1/n लिख सकते हैं, नहीं तो 1n2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही है क्रांतिक कोण के लिए सूत्र। अब चलिए ये क्रांतिक कोण हो गया, अब हम आगे चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझेंगे अब, और उस पर आधारित घटनाएं भी समझेंगे। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तब समझेंगे इसकी घटना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो इसमें भी किरण सघन से विरल में ही जाती है, लेकिन होता क्या है कि यह जो है विरल में न जाकर के वह अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। तो उसको चलिए देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जिसे अपवर्तन कोण
90 अंश से अधिक हो जाए, या इसी को क्रांतिक कोण से अधिक बोलते हैं, या इसको क्रांतिक कोण से अधिक कह सकते हैं, कोण से अधिक कह सकते हैं। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अधिक हो जाए, इससे अधिक मतलब कि 90 अंश से अधिक हो जाए, या इसको क्रांतिक कोण से अधिक कह सकते हैं, जिससे किरण अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर सुन लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तन कोण 90 अंश से अधिक हो जाए, या इसी को कह सकते हैं क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए या बड़ा हो जाए, जिससे किरण अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये विरल ऐसे खींच लेते हैं और ये आपका सघन ऐसे खींच देंगे लाइन, और यहाँ सघन से विरल में भेजेंगे तो कह रहा है कि आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तन कोण 90 से, तो यहाँ पर तो 90 हो जाता है, तो जब 90 अंश से बड़ा करेंगे तो इसी में रिटर्न आ जाएगा ऐसे। तो आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तन कोण क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो इस कंडीशन में वह C से बड़ा होता है, I इज ग्रेटर देन C। तब यहाँ से आपका हो गया ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब किरण गई और यहाँ से अपवर्तन कोण से बड़ा हो गया, अब बड़ा हो जाने के कारण जो है क्या हो गया, ये ऐसे यहाँ से मान लीजिए 90 से बड़ा करें तो यहाँ पर आ जाएगा, यहीं से किरण आपका यहाँ पर आ जाएगी। तो माध्यम मान लीजिए 2, इसको 1 मानते हैं, तो माध्यम 2 में ही किरण प्रकाश गया और टकरा करके माध्यम 2 में ही चला आया। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पर आधारित घटनाएं देख लेते हैं 2-3। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना। पहला, हीरे का चमकना। दूसरा लिख लीजिए, पहला हो गया हीरे का चमकना। दूसरे, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का होना। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का होना। तीसरा, टूटे हुए या चनके हुए कांच का चमकना। चनके हुए कांच का चमकना।
चमके हुए कांच का चमकना। और चौथा लिख लीजिए प्रकाशीय तंतु का सैद्धांतिक कार्य। प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत इसी पर कार्य करता है, इसी पर कार्य करता है। ये है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं क्या है? तो पहला है हीरे का चमकना, दूसरा है रेगिस्तान में मृग मरीचिका का होना, तीसरा है चमके हुए कांच का चमकना, और चौथा है प्रकाशीय तंतु का सैद्धांतिक इसी सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण कंप्लीट हुआ। लास्ट टॉपिक बचा है प्रकाश का प्रकीर्णन। लास्ट टॉपिक बचा है प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन प्रकीर्णन क्या होता है? चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन देखेंगे। इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, लिख देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के छोटे छोटे कण उसे अवशोषित तथा पुनः अवशोषित करते हैं तथा पुनः उनका उत्सर्जन करते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन पर आधारित घटना लिख देते हैं। इसे मान लीजिए, इसमें पहला हो जाएगा आपका, घटना में पहला हो जाएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखना। दूसरा, आकाश का रंग नीला दिखना। आकाश का रंग नीला दिखना। इत्यादि। इतना ही आता है प्रकीर्णन पर आधारित। चलिए एक और देख लेते हैं। समुद्र के जल का रंग नीला दिखना। ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित
है तो ज़्यादा, लेकिन बस इतना ही याद रखेंगे तो हो जाएगा। प्रकीर्णन पर जो है आपका परिभाषा हो गया प्रकीर्णन का, और ये प्रकीर्णन पर आधारित घटना हो गई, इसको याद रखिएगा। और इस प्रकार से आपका पहला फिजिक्स का चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। प्रकीर्णन के बाद इसका न्यूमेरिकल चलेगा, और जो है अगले वीडियो में देखेंगे तो मैथ चलेगा, मैथ का त्रिकोणमिति जो भी चलेगा अगले वीडियो से। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका समाप्त हुआ यहाँ से। जो है यदि ये समझ में आपको आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।